इंडक्टर की एनर्जी में कौन सी करंट ली जाती है? पीक करंट। मान लो कि कह दिया जाए कि 10 हेनरी में I बराबर 4 साइन ओमेगा टी करंट पास कर गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुआ? अब I बराबर 4 साइन ओमेगा टी है या साइन 100t कुछ वैल्यू दे दिया, तो उसमें हमें कौन सी करंट लेनी है? पीक करंट लेनी है, मतलब 4 लेनी है। साइन ओइन का चक्कर छोड़ देना है और हाफ LI स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये टीचर आपसे पूछता है कि क्या आपको ये बताया गया है? नहीं, वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम RMS पढ़ते थे, हम हर जगह RMS पढ़ा है और यहाँ पे एनर्जी में करंट अल्टरनेटिंग ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पे I की जगह वो क्या लिख देता है? RMS लिख देता है और गलत हो जाता है। और ये एक लोगों ने नहीं किया है, बहुत लोग ये काम करते हैं। इंडक्टर की एनर्जी पूछता है तो उसमें RMS लिखवा देते हैं, वो भाई कालिदास हैं पूरी तरह से। इसलिए जब आपसे मैंने कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन करा रहा था, मैंने बोला था कि मैक्सिमम करंट कहाँ तक जाएगी वहाँ तक इंटीग्रेट करो। तो मैक्सिमम करंट की यूज़ कहाँ पे है? पीक करंट की यूज़ कहाँ पे है? केवल एक जगह, कहाँ? इंडक्टर की एनर्जी निकालने में। समझ आया? 2 साल पहले नीट के पेपर का ये सवाल था, उसमें करंट लिखा हुआ था कि इतनी साइन ओमेगा टी है और इंडक्टर ये है, इसकी एनर्जी क्या है? तो उसकी एनर्जी बड़ा आसान था ना, पीक करंट लिखना था, हाफ LI स्क्वायर, बस इसी बात का वो सवाल दिया था। तो बच्चों पीक करंट हम जब पीक लिख रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ है ये भी तो समझ आना चाहिए। अब इसका यूज़ कहाँ है आपने सीख लिया, आगे थोड़ा बढ़िए। वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। बच्चा लोग चार्ज बताओ, चार्ज जनरेटेड, ये भी 2-3 साल पहले पेपर में सवाल आया था कि अगर ये लूप को घुमाया जा रहा है तो लूप जब घूम रहा है तो कितना चार्ज जनरेट होगा, कितना चार्ज उसमें आएगा। तो चार्ज जनरेटेड मैं लिखूँगा तो आपको बताना चाहिए Q बराबर क्या लिखोगे? I इंटू dt। एक दिन और पढ़ाया था जी, रोज़ पढ़ाएं, रोज़ पढ़ते हो, ध्यान नहीं रखते हो। E/R dt था। E को क्या लिखते हैं? d∅/dt, d∅/R और dt था, और dt था, ये कट गया, बराबर पढ़ाया था ∆∅/R। बताया ज़रूर होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना बताया हो, लेकिन आपको बताऊं या ना बताऊं आपके लिए सब बराबर ही रहता है। ∆∅/T, ∆∅/R। अगर आपसे ये पूछ ले कि कितना चार्ज फ्लो हुआ तो आपको क्या निकालना है? फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। और सवाल क्या पूछता वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। जो सवाल में पूछा है कि अगर इस लूप को एक पूरा चक्कर घुमा दिया जाए तो कितना चार्ज जनरेट होगा। लूप को, ये लूप है ना, इसको एक चक्कर घुमा दिया जाए तो कुल कितना चार्ज जनरेट होगा। यही सवाल आता है, समझ लो, यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो मास्टर लोगों को पढ़ाए रहते हैं और वो जो टीचर हैं, जो पेपर बनाने वाले, वो भी अपने आप में चीज़ों को ढूंढे रहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि एक चक्कर तो घुमाएगा तो कितना चार्ज आएगा। पढ़ के गए थे करंट और वोल्टेज, पूछ लिया चार्ज, हो गए डिस्चार्ज। अब यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? तो इन वन साइकिल, इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब कंप्लीट रोटेशन में थोड़ा समझो, जैसे देखो ये प्लेट है, अभी ये सरफेस वेक्टर है और फील्ड भी इधर ही है। यहाँ पे फाई का मान अगर लिखा जाए तो फाई बराबर क्या लिखोगे? NBA ओमेगा, NBA, ओमेगा नहीं होगा, NBA। फाई बराबर लिखा था ना BA cos थीटा, तो NBA cos थीटा, थीटा 0 है तो NBA हो गया। बच्चों देखो ये सवाल यही सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं।
अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। पता चला नाम के लिए पढ़ रहे थे, काम का कुछ पढ़े ही नहीं। दूसरी बार मैंने इसको घुमा दिया, अब सरफेस वेक्टर इधर हो गया और नंबर और फील्ड इधर ही है। अब ये φ1 है, अब यहाँ पे φ2 आ जाएगा। φ2 बराबर क्या हो जाएगा, -nba, -nba हो गया। अब बताइए जब एक चक्कर घूमेगा तो फ्लक्स में तो यही आएगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम, बाकी तो 2 बार 0 ही आएगा। तो एक बार मैक्सिमम आया, एक बार मिनिमम आया। अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन बाय 180 डिग्री। एक साइकिल का क्या ज़रूरत है, 180 भी तो बोल सकता है। आपका मेन काम तो 180 डिग्री का ही है। अब बच्चों यहाँ पे लिखोगे Q बराबर डेल्टा फाई, दोनों माइनस करो, 2nba अपान r। और बच्चों ये जाके घर पे देखना, पेपर में बहुत बार पूछा है। आपसे आसान चीज़ें पूछी जाती है, जान लीजिए। बस आप कितना पेंट्रेटिंग पढ़े हैं वो रिजल्ट होता है। और पूछा बहुत छोटा चीज़ ज़्यादा, बाकी इतनी बड़ी बड़ी बात अभी आप पढ़ डालेंगे, लेकिन पूछेगा ये बात। तो बेसिक पॉइंट्स ज़रूर क्लियर रखो, बस यही है सिलेक्शन का सबसे बड़ा मंत्र। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। मैंने क्या क्या बढ़ा दी, करंट बता दी, फ्लक्स बता दी, ईएमएफ बता दी और चार्ज बता दिया। इतना पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों करंट लिखते हैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट आ गया। और जब करंट आ गया तो टेस्ला को खतरा है देश से निकालने का भी। अब वो सोचने लगे कि ये तो मैंने थ्योरी से करंट निकाला, ये करंट कैसे निकाला है, थ्योरी से, थ्योरेटिकल है। हवा में पुल तो कोई बना सकते हैं, रियल में बना है कि नहीं? हाँ, हम तो सोचते रहते हैं कि हो जाए वो हो जाए, कुछ लोग करते नहीं, सोचते ही रहते हैं। अब उसे करना भी तो पड़ता है। अब ये मैंने थ्योरी से तो लिख दिया, अब ये देखना है कि हकीकत में है भी कि नहीं, और नहीं तो एडिशन देश से निकाल देगा, 100% तय है। अब ये बहुत प्रेशर में थे, कौन? टेस्ला, और उनका एक असिस्टेंट था उन्हीं के साथ में। दोनों लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। बोले कि देखो ये करंट का मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। तो बोला कि ये तो करंट वेरिएबल है, अगर इसको हम ग्राफ पे दिखाएं बच्चों, अगर इसको मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो ये करंट कैसा करंट होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। अब ये वेरिएबल है, ये 0 हो गया, ये t/2 हो गया, ये t हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 2π हो गया। क्योंकि कुछ पब्लिक ऐसा भी लिखता है, हम ही ज़्यादा लिखते हैं, I बराबर I0 साइन थीटा। मैं ज़्यादा यही लिखता हूँ। ओमेगा टी में ज़्यादा 2 बार पेन चलाना पड़ता ना, एक बार ओमेगा, एक बार टी, और इसमें एक ही बार ऐसे कर दिया, इसलिए कम से कम लिखना पड़ता है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों लिखा हुआ है। अब ये करंट तो बदल रहा है। अब जब बदल रहा है तो टेस्ला ने बोला कि सही करंट कौन सी होगी। अगर कोई चीज़ बदल रहा है तो सही चीज़ हम किसे मानते हैं? उसमें जो मैक्सिमम है, कि उसमें जो मिनिमम है, कि उसका जो एवरेज है? हाँ, इतना ऐसे वो भी जानते थे, इसका सही एवरेज ही है। तो उन्होंने कहा कि चलो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकाला, एवरेज करंट। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिक्स। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, v/dt/dt, पावर टाइम का फंक्शन है, p/dt/dt,
करंट एंगल का फंक्शन है आई डी थीटा अपान डी थीटा, या करंट टाइम का फंक्शन है आई डी टी अपान डी टी, जो आपको अच्छा लगे दोनों लिख सकते हैं। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज में मान लो कि मैंने लिख दिया आई डी थीटा अपान डी थीटा, और अगर डी टी लिखोगे तो यहाँ नीचे भी डी टी कर देना। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई, लिमिट जाएगा 0 से 2 पाई, पूरा एक चक्कर माने 2 पाई। अगर टाइम में लिखा जाएगा तो 0 से कैपिटल टी, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर लेना। बच्चों अब आप लिखोगे आई नॉट साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, और नीचे डी थीटा 0 से 2 पाई। देखो आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको आ ही जाएगा। हम इसे ऐसे लिखते हैं एवरेज साइन थीटा, आई एवरेज बराबर क्या हुआ आई नॉट के बाद एवरेज साइन थीटा, ये साइन की एवरेज वैल्यू आएगी जो भी आएगी। अब साइन की एवरेज वैल्यू आएगी। बच्चों मैथ में वेव मैकेनिक्स में भी एक दिन मैंने बात किया था और आज फिर लिख रहा हूँ। साइन का एवरेज वैल्यू, बायोलॉजी के लोग तो जानते रहे, कहाँ मैथ लगाओगे। कास का एवरेज वैल्यू, कितना होगा 0। जितने भी पीरियाडिक फंक्शन है उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है 0। अब एक बार फिर बताओ बायोलॉजी के लोग, साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू, कास 1000 थीटा की एवरेज वैल्यू, करोड़ थीटा की एवरेज वैल्यू, कितना भी थीटा की एवरेज वैल्यू 0। और ये एवरेज होना चाहिए फुल साइकिल में। एवरेज किस में होना चाहिए, फुल साइकिल में। ये फुल साइकिल है। ज़रूरत पड़ेगा हम मैथ का डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू, कास स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर 1000 थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ। अगर स्क्वायर है तो हाफ, और स्क्वायर नहीं है तो साफ। साफ माने 0, या तो 0 होगा और या तो हाफ होगा। अब आपको ये लिखना है क्योंकि फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिक्स में मैथ लिख दिया जाता है तो टीचर बहुत नाराज़ होता है, बोलता है बताओ मैथ में तभी क्या लिखता होगा, उसमें उर्दू लिखता होगा। तो हमें ज़्यादा मैथ नहीं यूज करना है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है बस। अब उसको निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। तो बच्चों आप लोग बताया नहीं, फिर एवरेज वैल्यू आया कितना बताओ, 0 आया। एवरेज करंट 0 आ गया। टेस्ला को बड़ा टेंशन होने लगा, ये तो करंट 0 आ रही है। और इसके बाद उसने क्या किया था, एक काम और किया था, सुनो। ये वायर है, इसमें करंट जाना है और अल्टरनेटिंग सोर्स है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया था और थ्योरी की करंट है I बराबर आई नॉट साइन थीटा या आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये थ्योरी वाली करंट है। थ्योरी में तो 0 आ ही रहा है। अब इधर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को रीड करेगा। अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। करंट पास कर रही है अल्टरनेटिंग और आ रहा है नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा IG, वो कितना आ रहा है 0, यहाँ भी 0 आ रहा है। अब बताइए प्रैक्टिकल जब थ्योरी से कैलकुलेशन किया तो 0 आया, एक्सपेरिमेंट किया तो 0 आया। तो बताओ टेंशन होगा कि नहीं, खतरा है देश से जाने का। अब करंट 0 आ रहा है। टेस्ला बहुत दुखी हो गए, बोले कि करंट 0 आ रहा है, जबकि करंट आना चाहिए और एडिशन बोला था कि इस बार गलत होगा तो देश से निकाल दूंगा। उनको बहुत टेंशन था और करंट 0 यहाँ भी और वहाँ भी आ रहा है। तो अपने असिस्टेंट से बोले कि देखो करंट 0 उसमें भी आ रहा है। बोला तो आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं।
तो टेस्ला बोला कि ज़रा हाथ से छुओ देखो करंट है क्या, और उसको भी मालूम था कि जीरो है, तो उसने बोला कि छू के रुको, जैसे लोग बोला देखो छू के दिखा रहा हूँ, नहीं है। जैसे किसी बच्चे को बोला जाए कि इसमें करंट नहीं है नहीं है, तो अगर वो जानता नहीं है तो बोलेगा, छू के बोलेगा कि देखो नहीं है, ऐसे दिखाता है। तो ऐसे वो भी टेस्ला का जो असिस्टेंट थे, उन्होंने इसको छुआ, बोला कि रुको देखो दिखाता हूँ नहीं है, और जैसे ही छुआ करंट, वैसे ही मारा करंट धड़ाम से, हाँ। और जैसे उनको करंट लगा, वैसे ही टेस्ला का जो वो असिस्टेंट था उसको टेंशन हुआ, और उसने बहुत गुस्से में बोला कि उल्टा पुल्टा काम करते हो, बोलो छुओ छुओ, हाँ। अब बोले क्या उल्टा पुल्टा काम कर दिया? बोला कि करंट इसमें है, और आप बताइए जब आपने एवरेज निकाला और दोनों साइकिल को ले लिया तो इधर वाला प्लस हो गया और उतना ही इधर माइनस हो गया, तो जब दोनों को ले लोगे तो जीरो तो आ ही जाएगा, इसलिए जीरो आ रहा था। तो टेस्ला बोले देखो तुम्हारा दिमाग काम किया ना करंट लगते ही, इसीलिए जिनका दिमाग कम काम करता है उनको करंट का शॉक दिया जाता है, बिजली शॉक, तो उससे दिमाग सही हो जाता है। अब किसी का दिमाग सही करने के लिए काम मत करना, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे फुल साइकिल का करंट जीरो हो गया। अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब दोनों ले लिया तो जीरो हो गया, अब मेरे को लेना क्या चाहिए? एक तरफ का कोई ले लो, एवरेज आ जाएगा। तब उन्होंने बोला कि रुको चलो फिर निकाला जाए। अब फिर अच्छा, अब एक बात ये कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया? एक सवाल आ सकता है ना कि आखिर डायरेक्ट करंट डीसी को तो पढ़ रहा था दौड़ दौड़ कर, और एसी को क्या हो गया कि उसमें एक डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा। तो अब नो डिफ्लेक्शन यहाँ लिखा है कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर IG बराबर जीरो। इसी के नीचे लिख लेना ड्यू टू इनर्शिया। कारण क्या है? इनर्शिया। ये पेपर में आता है और उसका आंसर यही बच्चे याद किए रहते हैं। ड्यू टू इनर्शिया लिखा है किताब में, ड्यू टू इनर्शिया लिख दो। अब कोई पूछे यहाँ इनर्शिया का क्या मतलब है, बोले अरे लिखा है किताब में, लिखा है, बात ख़त्म हो। अब इनर्शिया का कोई मतलब होगा ना, क्या मतलब है समझा रहा हूँ। देखो इसको थोड़ा समझना है, वो तो मैंने आंसर लिख दिया। बच्चों लोग सुनो, गैल्वेनोमीटर में ये वाला करंट आया, ये वाला आया, प्लस हाफ साइकिल आया। जब प्लस हाफ साइकिल आया तो इस निडल, इसमें निडल होता है ना, अच्छा निडल होता है, तो ये वाला करंट इस निडल को कहा कि चलो आगे, करंट आया तो चलो आगे। अब वो चलो आगे बोला, चलो आगे, कमांड दिया कि आगे चलो। अपना झोला वोला उठा रहा था, बैग वैग ले रहा था कि आगे चलना है। जैसे ही आगे चलने के लिए तैयार हुआ तो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, बोला चलो पीछे। अभी वो आगे चला ही नहीं था, तब तक उसे कान में सुनाई पड़ गया कि चलो पीछे। अब चलो पीछे अगर सुनाई पड़ गया तो आगे जाएगा? हाँ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब वो फिर बैग वैग लेके घूम रहा था इधर, तब तक ये वाला आया, बोला चलो आगे। अब तब वो बोला कि पहले तो लोग समझ लो कि जाना किधर है, और तब तक हम रुके हैं, इसीलिए उसमें डिफ्लेक्शन जीरो आया। यही इनर्शिया है। अगर वो टाइम लैग ना होता तो खट 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 ऐसे ऐसे करता रहता निडल, लेकिन वो टाइम लैग था जिसकी वजह से वो रुक गया और वो आगे पीछे नहीं हुआ। इसी के लिए इनर्शिया नाम दिया है कि टाइम का अंतर था एक्शन होने में, इसलिए नहीं हो पाया। तो समझ आया कि नहीं डिफ्लेक्शन जीरो क्यों है। अब गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। बच्चों आगे एक लाइन और लिखो। अब आप ही लोग हमें पढ़ा रहे थे, बताओ एवरेज करंट किसका निकालोगे, फुल साइकिल का कि हाफ? चलो निकाल दो हाफ। अब हाफ साइकिल निकालोगे, I बराबर I0 साइन थीटा डी थीटा। लिमिट बच्चों 0 से पाई और नीचे डी थीटा, 0 से पाई। जब इसे कैलकुलेशन करोगे तो I0 ऊपर ले लिया, डी थीटा का पाई हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन होता है ना माइनस कास थीटा, और 0 से पाई। लोअर लिमिट पहले रख लेना, माइनस हट जाएगा, तो कास 0 1 होगा, कास पाई -1 होगा,
तो ये आपको मिल जाएगा 2I0/पाई। ये करंट आया आई एवरेज इन हाफ साइकिल, ये करंट आया। अब ये करंट आया तो पता नहीं ये करंट सही भी है कि नहीं, क्योंकि एक बार तो धोखा खा ही थे, इसलिए अब हर कदम फूंक फूंक के चलो। अब उनको लगा कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, अब इसको कैसे जानेंगे कि सही है कि नहीं। तब उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, वो प्रैक्टिकल वगैरह ही समझना है। जो कॉम्पिटिटिव स्किल होता है ना, वो यही होता है कि जितने एक्सपेरिमेंट हैं, जितने रिजल्ट आया, कैसे आया, वो ज़रूर जानना चाहिए। और जब उसे जानते यही एप्लीकेशन है, और यही टीचर का इस समय इंटेंशन भी है बच्चों के लिए कि वो जाने एप्लीकेशन। अब बच्चों देखो, मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे वो जाने थे। अब वो जाने कैसे थे, एक इंसुलेटेड बॉक्स लिया, चैम्बर, इसमें रेजिस्टेंस R लगा दिया। एक इधर बॉक्स लिया, ये रेजिस्टेंस R इसमें भी लगा दिया। इसके बाद बाज़ार से ले आए थर्मामीटर, थर्मामीटर ले आया। अब एक थर्मामीटर लगा दिया। ये थर्मामीटर है। और ये थर्मामीटर इसके कांटेक्ट में है, और इसमें कुछ टेम्परेचर आएगा। अब इसमें भी, यहाँ भी वही थर्मामीटर लगा हुआ है। अब इसमें भी करंट कितनी जा रही है सुन लो, I0 sin थीटा इसमें जा रही है, और बच्चों इसमें जा रही है 2I0/पाई। दोनों करंट एक ही है कि अलग अलग है। अगर हम इसकी सही करंट को मानते हैं कि एवरेज हाफ साइकिल करंट है, सही है, तो ये तो अल्टरनेटिंग एक में जा रही है जो करंट उन्होंने डेवलप किया, और एक करंट इसमें जो उन्होंने डाला उसी के बराबर का DC। कौन सा करंट डाला? DC, जो एडिसन ने डेवलप किया था, DC के बराबर। बच्चों अगर ये दोनों बराबर होगा तो दोनों में एक ही इफेक्ट आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो यही समझ रहा है ना कि ये करंट इसके बराबर है, तो एक वो करंट जो बराबर आ रही है और एक जो अल्टरनेटिंग वाली आई है वो करंट, दोनों एक तार में ले गया, एक ही टाइम पे शुरू किया, इसे पास कराया। तो आफ्टर सर्टेन टाइम इसका जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 से मान लो θ1 बढ़ा, और इसका टेम्परेचर 0 से θ2 बढ़ा इन टाइम t, इन टाइम t, इन टाइम t। क्योंकि अगर करंट जाएगा ना तो हीट जनरेट होगा। अगर बच्चों टेम्परेचर θ1 और θ2 बराबर हो जाए तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? दोनों करंट अलग अलग है कि इक्वल है? इसका मतलब तब ये वाली करंट गलत है कि सही है? सही है। कब? जब दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाए। पर यहाँ पे क्या था वो जान लो, इन टाइम t। यहाँ पे देखा गया कि θ1 θ2 से बड़ा है। ये पूछा जाता है पेपर में कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इससे और इससे तो वो ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा। अगर θ1 θ2 से बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि जो एवरेज करंट है, जो करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, करंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो करंट बड़ा है। किससे बड़ा है? 2I0/पाई। मतलब ये जो करंट है जिसे हम लिखने जा रहे हैं अब,
ये करंट ही लिखेंगे, और ये बड़ा है एवरेज करंट हाफ साइकिल से। ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब एवरेज करंट हाफ साइकिल सही है कि गलत? हाँ, सही है। अल्टरनेटिंग करंट जो हमें एक्चुअल में मिल रही है वो क्या, जो कैलकुलेशन किया है 2I0/पाई वही है? वो नहीं है, ये तो कैलकुलेशन की करंट है ना। तो इससे वो करंट क्या है, ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा है। अब बच्चों एक बात और लिखेंगे तब रोकेंगे। देखो ये प्रैक्टिकल वाली कहानी जो बता रहा हूँ ना, उसे ध्यान देना है, इसीलिए इसको सिखा रहा हूँ। अब इसके बाद अब वो कर ही क्या सकते हैं, एवरेज तो निकाल लिए। उनका असिस्टेंट बोला कि यही सही होगा, लेकिन वो सही तो नहीं था। तो ऐसे एक बार समस्या मैक्सवेल के जीवन में आई थी, जिसमें वो गैस का प्रेशर नहीं समझ पा रहे थे मोमेंटम के साथ। तब उन्होंने वेलोसिटी मीन ही निकाला था, लेकिन उसका नाम रख दिया था रूट और स्क्वायर के साथ। तो रूट और स्क्वायर कर दोगे तो कट नहीं जाएगा, रह तो मीन ही जाएगा। लेकिन जब वो VRMS लिख दिए थे तब वैल्यू सही हो गया था। तो वही इन्होंने भी सोचा कि यहाँ भी करंट एक बार प्लस हो रही है, एक बार माइनस हो रही है, हम प्लस वाले को भी ले लें और माइनस वाले को भी ले लें, और अगर स्क्वायर कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, और रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। बस ये इनके दिमाग में आया कि आखिरी बार है, चलो देख लिया जाए। तब बच्चों इन्होंने, टेस्ला ने RMS करंट निकाला। RMS करंट क्या है, रूट में इतना बड़ा, रूट लगा दिया। देखो मैं डायरेक्ट चलो एक बार लिख देता हूँ, 0 से 2π I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा अपान d थीटा कर दिया। अब इसे ना मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, जान लो। अब मैं इसे ऐसे लिखूँगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखूँगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू आप बता दो, हैं? हाफ। क्या आ गया, I0/√2। ये RMS करंट आ गई, या ये RMS आ गई। अब यही काम उन्होंने दोबारा किया। देखो दोबारा वाला चित्र हम बना देते हैं, आप बना लेना। अब बच्चों यहाँ पे अब लिखो मत, अब मेरे को पहले बता दो। अब यहाँ कितनी करंट जा रही है, बोलो किसके बराबर? हाँ, I0/√2, शाबाश। अब ये करंट DC जा रही है, वो करंट AC जा रही है। और अब यहाँ पे देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि जो टेम्परेचर θ1 और θ2 है वो दोनों बराबर है। तो अगर θ1 बराबर θ2 आया हियर, अगर टेम्परेचर बराबर आया तो इसका मतलब दोनों करंट क्या है, अलग अलग की सेम करंट हो गई, सेम करंट हो गई। तब से हम AC में AC की करंट क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं कि RMS लेते हैं? RMS लेते हैं। तो बच्चों ये RMS करंट ही सही करंट है, इसलिए एक लाइन लिख के यहीं पे आपको विश्राम देते हैं, रेस्ट। एक लाइन यहीं लिखता हूँ, IRMS I इफ़ेक्टिव, इसी को इफ़ेक्टिव करंट कहते हैं, इसी को कहते हैं I वर्चुअल, इसी को कहते हैं I एक्चुअल। ये सब तमाम नाम धाम हैं। बराबर I0/√2। जब भी अल्टरनेटिंग का कोई सवाल लगाना है तो इफ़ेक्टिव करंट इसका RMS होता है, वर्चुअल करंट, एक्चुअल करंट सब RMS होता है। इसलिए पेपर में दिया था कि करंट I बराबर 10 sin 100t इंडक्टर में जा रही है तो कितनी एनर्जी उसमें आएगा। क्योंकि सब लोग ये लिखे थे तो बच्चे वहाँ करंट की जगह I0/√2 लगा दिए, पा गए पूरा नंबर नेगेटिव के साथ। तो वहाँ पे आपको क्या लेना है, पीक करंट। कहाँ पे, इंडक्टर की एनर्जी। ये सवाल अगर अभी भी किसी से पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे। इंक्लूडिंग मैं टीचर से बोल रहा हूँ, पूछ लोगे तो गलत कर देंगे, क्योंकि वो भी रटे होंगे तो गलत कर ही देंगे। समझने वाली बात है सब, कौन कहाँ लगा हुआ है। तो बच्चों ये बात हो गई।
आरएमएस करंट आ गया। अब एक टर्म आता है फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर आपने अल्टरनेटिंग में जितने भी वैल्यू देखते हो वो क्या होता है, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 330 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, ऐसे तो देखते हैं। कहीं पे 1200 वोल्ट देखा है, कहीं पे 20 वोल्ट देखा है, इसी में लिखा हुआ ना देखा है ना देख पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो किससे बना है, वो किससे बना है उसे बोलते हैं फार्मेशन फैक्टर। वो जो अल्टरनेटिंग किससे बना है उसे बोलते हैं फार्मेशन फैक्टर। और ये फार्मेशन फैक्टर होता है आरएमएस और एवरेज का रेशियो। आखिर कोई पूछे कि एवरेज की जब ज़रूरत नहीं है तो आपने क्यों पढ़ा दिया, एवरेज की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो गलत है ना। लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ है, फार्म फैक्टर निकालने में है। इसलिए जो पढ़े वो सब काम का है, कोई फालतू बात नहीं बताया जाता है। और एवरेज हो जाएगा 2I0/पाई। मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया था, लेकिन लगता है जैसे मॉडर्न फिजिक्स आप पिछले साल पढ़े थे, उसका नाम ही नहीं लेते। π/2√2 और π/2√2 ये कहाँ से भाग आया, 1.1 है। तो फार्म फैक्टर क्या है, 1.1। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ जो ये एसी वाला करंट है, वोल्टेज है, ये 11 का मल्टीपल क्यों है। बोलो कि पढ़ो सही से, कमज़ोर हो। जो ज़्यादा किसी से पूछते हैं समझ लिया करो उनको कुछ नहीं आता, तभी तो पूछ रहा है सबसे जानने के लिए। और जिसको बहुत आता है वो कभी किसी से पूछता पाछता नहीं है, वो कहता है कि जिसको पूछ रहा हूँ मेरे से पूछो, हम क्यों पूछें, हमें सब आता है। तो 1.1 का मल्टीपल होता है 11 का नहीं, ठीक है, ये बात हुआ। अब बच्चों चलो अब यहाँ पे रोकना है। आप एक बात बताओ, डीसी करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा कि नहीं करेगा, एमीटर करेगा। एसी करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा क्या, हाँ। तब एसी माने आरएमएस करंट को, तो आरएमएस करंट को कौन मेजर करेगा। जब गैल्वेनोमीटर नहीं मेजर करेगा तो कौन मेजर करेगा, कोई डिवाइस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कौन मेजर करेगा बताओ। अगर मान लो यही पूछ लिया जाए कि आरएमएस करंट मेजर्ड बाई, डिवाइस का नाम बताओ, आप पढ़ रहे हो ना, तो किससे मेजर करेंगे ये भी तो जानना होगा। आपने तो पढ़ लिया गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं किया, डीसी वाला एमीटर नहीं मेजर किया, तो फिर इसे मेजर कौन किया, तो उसको नीचे लिख दो, आरएमएस करंट मेजर्ड बाई हॉट वायर एमीटर। लैब मैनुअल की किताब तो पढ़े नहीं, हाँ। जब टीचर बोलते चलो प्रैक्टिकल करो तो भाग जाते थे समोसा खाने, तो यहाँ पे